अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह मेरा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद एनिशा। और ये एनिशा आपको हर जगह नज़र आती रहेगी इंशाअल्लाह। और आज का दिन भी बहुत खूबसूरत है और आज का दिन ज़्यादा खूबसूरत मुझे इसलिए लग रहा है कि आज मुझे समझ आई है कि जब आप अच्छे कलर पहनते हैं ना, शौक जिसे देख के आपको सुकून महसूस हो, मतलब खुशी महसूस हो, तो आप अच्छा फील करते हैं। आज मैंने जो कलर पहना है इससे मुझे अंदर से खुशी महसूस हो रही है। तो इसलिए अब जब भी कोई मौसम के लिहाज से, अगर गर्मी है तो मौसम के लिहाज से आप कलर पहने, अगर सर्दी है तो मौसम के लिहाज से कलर पहने, अगर आप उदास हैं तो ऐसे कलर पहने कि आपको देख के लगे कि आपको उदासी नहीं है। तो कलर का जो सिलेक्शन है ना, वो बड़ा सोच समझ के आप करेंगे। आज मुझे समझ आया क्योंकि आज जब मैंने ये ड्रेस पहना, हालांकि मैं थकी हुई बहुत हूँ, मेरी नींद भी आजकल पूरी नहीं हो रही, पर जब ये ड्रेस पहन के मैं तैयार हुई तो एक अंदर से खुशी और सुकून महसूस हुआ और मैं ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा हाँ ठीक है, अब मैं ऐसे कलर पहनूंगी जिससे मेरी जो पर्सनैलिटी है वो निखार पैदा हो। बाज़ दफ़ा हम लोग ऐसे कलर पहन लेते हैं जो कि शायद उस टाइम में पहनना ज़रूरी नहीं होता, पर हम लोग पहन लेते हैं और उसका हमारी पर्सनैलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, हमारे मूड पे भी फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। साथ साथ अब इंट्रो को हम लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करेंगे अपने शो पे। सीनियर सहाफ़ी हैं करम अली शाह, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? अच्छा जी, हमारे दूसरे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हैं अज़ीम नवाब साहब, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल जो कि मेरे हाल से सबका है, आप हर ज़ुबान से ये अल्फाज समझ रहे हैं कि एक आम आदमी जो है वो भी इस टाइम एक सोच में है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि वो हो गया है कि अब इसका जवाब समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब होगा क्या। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जिस हालात जिस मोड़ पे पहुंच गए या नहज पे आ गए हैं, तो उससे ये वाज़ेह चीज़ एक ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि इंतखाबात होंगे, क्योंकि अभी जो जिस तरह के हालात हैं, एक तो हमारी IMF से बातें चल रही हैं जी। और इंतखाबात से ये होता है कि एक तो अखराजात का भी मामला होता है और दूसरा स्टेबिलिटी, जी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो हमारे यहाँ तो अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सही माना में आई नहीं है। तो अभी इंतखाबात उस सूरत में होते हैं जब स्मूथली मुल्क चल रहा होता है, सारे मामला दंगे फसाद का जी। माहौल नहीं होता है। और यहाँ तो अभी तक देखिए आपके क्या सूरत हाल हमारे यहाँ हुई है और किस तरह से जो है वो प्रोटेस्ट हुए हैं, नुकसानात हुए हैं। तो और अभी तक जो है वो कशीदगी का जो माहौल है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि इंतखाबात होंगे। ठीक है जी, आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या कहना चाहेंगे एज अ तज्ज़ियाकार? आपका इस पे अपना मौक़िफ़ क्या है? आप क्या समझते हैं बेहतर कि क्या होगा? देखें जी, बात हमारा सबसे बड़ा अलमिया जो रहा है ना, बल्कि हादसा जो है हम लोगों के साथ ये रहा है कि हम लोग कभी भी मिल बैठ के मसाइल का हल नहीं निकालते, जिसका आपने नतीजा ये जो 9 मई के सानियात में देखा, किस तरह खौफनाक शोलों ने जो है ना हर चीज़ को अपनी लपेट में लिया हुआ था। जी। मैं आपको थोड़ी देर के लिए ना 5 मिनट के लिए इंडिया लेके चलता हूँ। अभी वहाँ मैं जाना नहीं चाहूँगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अभी नहीं। फ़िलहाल यही विजिट करें इलेक्शन। मुझे आप दुनिया के किसी कोने पे भी ले जाएं जहाँ पानी भी ना हो, मैं चली जाऊँगी। मुझे उस पड़ोसी मुल्क में ना लेके जाएं जो मेरे पाकिस्तान के लिए ऐसे नहीं, अल्फाज मैं यूज़ वहाँ करता पे है। उस हवाले से पसंद नहीं है मुझे। वहाँ पे देखिए कर्नाटक के इलेक्शन होते होना हैं। भी ऐसे ही चाहिए। देखिए मेरे मुल्क से मेरी इज्जत जी है, हाँ। मेरा मुल्क है तो मैं हूँ। अगर उसके लिए कोई बात करता है तो समझो तो मेरे लिए बात जी, है। सेम जैसे हम विषय अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ते हैं, हमें अपने मुल्क की हम इज्जत भी के लिए सेम लड़ते हैं। विशेज़ वैसे ही रखते हैं, मगर वहाँ पे देखें जहाँ एग्जाम्पल देना पड़ती है वो देनी पड़ेगी। जहाँ से आप वहाँ पे कर्नाटक के इलेक्शन होते हैं, 236 सीटें होती हैं वहाँ पे। अभी की बात है गुज़िश्ता असेंबली के इजलास जी। में, सही है। उसमें से आपकी जो है ना 136 जो है आपकी कांग्रेस ले जाती है, बीजेपी टोटल 65 सीटें लेती है, आपकी जो जनता दल पार्टी है वो टोटल 19 सीटें लेती है, सही है। वहाँ पे जो है ना 110% कौन सी पार्टी जीती है जिसकी हुकूमत बनने के चांसेस है? कांग्रेस के। आपने बोले इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, जवाब में उसी तरफ आऊँगा ना देने के लिए। फिर वहाँ पे जो मैं आपको बताऊँ कि उनकी हार की वजह क्या बनी।
14 वज़रा वहाँ के हुकूमती मशीनरी के जो थे वहाँ पे बीजेपी के वो लोग भी हार गए, सही है ना। मोदी ने 19 रैलियाँ निकाली जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, काफ़ी जल्द से किया उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ के जो बीसी नागेश थे जिन्होंने जो है ना, आपने देखा होगा वहाँ पे तालबात के हिजाब पे पाबंदी लगाई थी, वो भी उनको भी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपकी ज़्यादा रिसर्च इंडिया पे सही है ना। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट यू आर टॉकिंग अबाउट के इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इलेक्शन होंगे तो कैसे होंगे? आपने मेरा सेंसिटिव पहलू छेड़ दिया ये एक बड़ा मसला है, इसलिए तो आप नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप वहाँ सही, जाएं। आप इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, सही है ना। ठीक है डन। अब देखिए, कर्नाटक का शहर है मंडिया। मंडिया में एक लड़की निकलती है मुस्कान नामी, तालबा जो होती है, जिसका आपने देखा था PCS कॉलेज में, वो आती है, वहाँ के ओबाश नौजवानों से घेर लेते हैं, फिर वहाँ पे जाके नारेबाजी करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद भगवा शंकर के लोग आ जाते हैं, वो नारेबाजी करते हैं, वो अकेली तनतना लड़की अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगती है। वो वीडियो का इतना ट्रेंड बनता है कि वो टॉप ट्रेंड बन जाता है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि बीजेपी वहाँ से इलेक्शन हार जाती है और कांग्रेस जीती है। जो बोएंगे हम वो काटेंगे। मगर उनका स्लोगन क्या था कांग्रेस का, जो आपको उसने क्या किया, नफरत की दुकानें बंद करो, मोहब्बत की दुकानें खोलो। ठीक, सही है। उन्होंने कहा यहाँ पे मोहब्बत की दुकानें खुल चुकी हैं। देखिए यहाँ पे जब तक कोई यहाँ पे आके भी तो है ना नया पाकिस्तान बना अब वो देखिए यहाँ पे कोई एक इंसान जो है ना यहाँ पे इस बात पे अग्री नहीं कर रहा है। कोई तो आके बोले यार आके बैठ जाओ भाई, बात कर लो। वहाँ पे चीफ जस्टिस आप उठा के आपकी कोर्ट में बोल डाल देते हैं, भाई आप लोग मुज़ाकरात कर लें। ये मुज़ाकरात करते ही नहीं है, वो किसी चीज़ पे अग्री नहीं हो रहा, तो इलेक्शन कहाँ से होंगे? इलेक्शन के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो आपका 9 महीने का जो इतना खतरनाक सानिया हो गया है, जिसमें जो है ना शोधाओं की यादगारों को नीचे छोड़ा गया है, और अब प्लस आपकी जो है ना हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उन्हें तबाह कर दिया गया। बच्चों के साथ क्या हुआ, कितने लोग जो है ना तकरीबन जो है 60 अरब अकॉर्डिंग टू निगरान वज़ीर आला जो आपके जो है ना वो कहते हैं 60 अरब का नुकसान हो चुका है। 7,500 अकॉर्डिंग टू PTI कि उनके ना कारकुन बंद हैं। तो बात ये है कि जब सभी लोग लड़ने की बात करेंगे, छोटी छोटी बात पे इशू बना रहे हो करेंगे, वहाँ पे चीफ जस्टिस आ गए, उन्होंने उनको कह दिया कि गुड टू सी यू। भैया क्योंकि क्या कह दिया आपने पहले किसी को नहीं कहा गुड टू सी यू। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो 1 साल पहले की उसमें आप चले जाएँ, जो कासिम सूरी जो रोलिंग दे रहे हैं आपके, वहाँ पे वो जो है ना जब चीफ जस्टिस उस पर खुद नोटिस लेते हैं, तो फिर वहाँ पर सबको बुलाते हैं। बिलावल भुट्टो साहब आते हैं, वो जब रोस्टम पे आते हैं कहते हैं आपके नाना और दादा का इंतकाल हुआ, मगर आप जो है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, जहांदीदा नौजवान है आप, सही है ना। ऐसे ही वो जब शहबाज शरीफ आते हैं कहते हैं आपकी चेहरे से मुझे लग रहा है कि आपको ना बड़े मुल्क की फ़िक्र ला के और आप पूरी तैयारी के साथ आए। ऐसे ही जो है अक्सर इंतखाबात के मौके पर जब आपके आसिफ नवाज़ साहब जो हैं, आपके ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, वो कहते हैं जब आते हैं आप पॉलिटिकल वर्कर हैं और जो हम आपका बहुत एहतराम करते हैं। कि वो शहबाज शरीफ भी जब भी जो है ना आपके जो है ना क्या नाम है इसका नेब के ऑफिस में, इलेक्शन ऑफिस में जब भी वो गए हैं, वहाँ को जो उनको चाय बिस्किट पेश किया गया है, इन छोटी छोटी बात पे जब इशू बनेंगे, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, बैठने के एक दूसरे के साथ तैयार नहीं, तो इलेक्शन कहाँ से होंगे? अगर किसी को जिसने इज्जत दी है तो इज्जत आप सबको दी है। बात ये है कि जो बात आपके हक में है वो हक है, जो आपके हक में नहीं है वो हक नहीं है। अब वो तो इज्जत सबको ही दे रहे हैं और ये उनका हक है। जब तक कोई बंदा इंसान मुजरिम साबित ना हो जाए, आपकी उसकी इज्जत नफ्स बरकरार रहनी चाहिए। यही हमारा दीन भी कहते हैं और यही कानून की किताबों में दर्ज है। तो कोई भी शख्स आगे एक आवाज़ लगा दे, भाई आगे मोहब्बत की दुकानें खोलो, हो सकता है इलेक्शन हो जाए, वरना बाज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ नहीं रहा है। ठीक है, मोहब्बत की दुकानें खोल लें तो इलेक्शन हो सकता है, हो जाए। आप क्या समझते हैं कि अवाम अब इस तरह की बातों में आएगी? अवाम ने तो बहुत सारा सबको आजमा लिया, देख लिया, हर चीज़, हर तरह की बात सुनी और उस पर यकीन भी किया, पर फिर रिजल्ट क्या निकला अवाम के साथ? देखिए, अब 2014 का जो धरना इमरान खान साहब ने जो लगाया, और वो उस दौर में आप देखें कि जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई तो उसकी हुकूमत जैसे ही शुरू हुई तो ये इनका प्रोटेस्ट इमरान खान का और जो दीगर जो थे और शुरू हो चुका था। फिर तवील धरना लगा इस्लामाबाद में, तो मैं समझता हूँ कि उसको काम करने नहीं दिया गया, ऐसे हालात बनाए गए तो जिससे वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो अपने जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर सका, और आखिर नवाज़ शरीफ की हुकूमत चली गई, फिर इमरान खान आए। तो फिर आपने देखा कि उसका जो फोकस था, हम सब ने देखा कि इंतकामी सियासत पे था। मुल्क की जो इकोनॉमी कहाँ जा रही है, बरामदात की पोजीशन क्या है, हमारे जो एग्रीकल्चर कहाँ है, एजुकेशन सिस्टम, उसको फोकस ज़्यादा नहीं किया गया। और जो ऐलानात किए गए कि इतने घर देंगे, रोज़गार देंगे या नौकरियाँ देंगे, ये वो भी जो हो न सका।
और आप देखिए जो वादे उसने किए तो उस मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मतलब कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया। तो उल्टा असर ये हुआ कि हमारे यहाँ महंगाई बढ़ना शुरू हो गई, चीनी का फुकदान पैदा हो गया, सीमेंट की किल्लत पैदा हो गई, खाद मिल नहीं रही थी, ब्लैक मार्केट में मिल रही थी खाद का भी, और जो गंदम अभी जो जिस पोजीशन में जो हमारा एग्रीकल्चर एक पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो यहाँ पे अब 220 रुपए किलो आटा मिल रहा है। तो देखिए ये महंगाई का जो तूफान है वो बर्पा वो शुरू कहाँ से हुआ? वजह यह है, बुनियादी वजह यह है कि हमने चीज़ों को फोकस नहीं किया, हमने इंतकामी सियासत की ठीक। और उसी इंतकामी सियासत की वजह से आज मुल्क एक तो ये फसादात हुए, और फिर जो इंतकामी सियासत को फोकस किया गया और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया गया, तो वो भी हम भुगत रहे हैं। हाँ, उसका नतीजा ये निकला कि हमारी जो मईशत की सूरत हाल है, हमारी इकोनॉमी है, उसकी तो पोजीशन आप देखें कि अब उसके सर्वाइवल के लिए जो है वो फिर हम जो है दुनिया से बात कर रहे हैं, IMF से हमारी बातें चल रही हैं, और उनके भी जो है उन्होंने भी अपने शराइत जो हैं वो पेश कर दिए हैं कि हमारे ये और बड़े मुश्किल शराइत और मुश्किल शराइत पे हमें जो है वो कर्जे दिए जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि इस मामले पे भी जो है वो सोचा जा रहा है कि भाई इस मुश्किल शराइत को जो है वो हम किस तरह फेस करें। तो ये सारी सूरत हालें, ये जो मुल्क महंगाई के दलदल में फंसा है और ऊपर से फिर सियासी बहरान पैदा हुआ है, तो मेरा अपना ख्याल ये है, मेरा अपना ज़ाती तज़िया है कि अगर ये 2014 में ये इतने प्रोटेस्ट जो किए गए, एक तरफ से इमरान खान आया, फिर ताहिर कादरी साहब आए, ये वो, तो उसका नतीजा कोई देखे, उसका नतीजा जो निकला वो आप देखें कि इमरान खान की गवर्नमेंट आई और उसके नतायज हम भुगत रहे हैं। वो नतायज भी हमने भुगते 2014 के कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम डील हो गया था, और दूसरा माशी जो सूरत हाल है डीरेल हो गया था, सॉरी, तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम डीरेल हो गया था, और दूसरा हमारी मैशत जो है वो एक कमज़ोर पोजीशन पे आ गई। और इसके अलावा फिर जो दीगर मसाइल हैं वो इसके अलावा है, सियासी मसाइल हैं, और फिर जो अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ी हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं कि प्रोटेस्ट एक तो प्रोटेस्ट की वजह से जो है वो बड़े नुकसानात हुए, और दूसरा क्राइम में भी इजाफा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें सोचना चाहिए और बातचीत भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हम जो है वो बातचीत के दरवाजे बंद कर दें, मगर हमें ये पूरा सिनारियो नज़र आ रहा है कि भाई हमें एक तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलना चाहिए, उसको डीरेल नहीं होना चाहिए, और फोकस जो है हमें अपनी मैशत पे करना चाहिए। अभी हमारे यहाँ जो सूरत हाल है, हम बड़े एक मुश्किल हालात में हैं, हमारी माशी सूरत हाल बड़ी बदहाल है, और हमारी बरामदात का आप पोजीशन देखें कि हमारी बरामदात जो है वो कम नीचे आ गई है। तो अब शरह नमू जो है हमारा, वो भी आप देखें कि वो ऊपर वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल को में देखना चाहिए, हमें जो है माशी माहिरीन से बातचीत करनी चाहिए, हमें पॉलिटिकल जो है वो उस पर उसकी स्टेबिलिटी, सियासी स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम, और इसमें हमारे सीनियर जो सियासतदान हैं उनको भी अपना किरदार मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। ये नहीं कि हम एक को काउंटर करने के लिए अपनी मनमानी करें और फिर उसमें साजिश का पहलू नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे पास जो है वो वक्त गया नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, और हमने ये ज़रूर हुआ है कि एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि हमने रियलाइज़ ज़रूर किया है, और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे और जो हम अच्छे नताज हमारे हक़ में आएंगे, बशर्ते कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो इलेक्शन जीत के आते हैं, उनको चलने दिया जाए। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो अभी इन्होंने बात की कि जो है ना ये उस धरने की असरात जो है ना अभी तक आ रहे हैं। अभी ये जो महंगाई का जो रेशो जो एक साल के अंदर बढ़ा, जो रिजीम चेंज हुआ आपका जो भी है, बहरहाल
जो हुकूमत चेंज हुई उसके बाद जो है ना आप देख लें महंगाई 300% पे चली है। उसकी वजूहात क्या थी उस पर भी हम बात हाँ जी, करेंगे। ट्रेडिंग इकोनॉमिक जो है उसके सर्वे के मुताबिक जो है ना पाकिस्तान में जो है ना इस वक्त महंगाई, पाकिस्तान जो है महंगाई में 13वें नंबर पे आ चुका है, सही है। और आपको जो श्रीलंका जो है जो डिफ़ॉल्ट कर चुका है वो 98वें नंबर पे, सॉरी 18 नंबर पे, 18वें नंबर पर है। अब देखें हम कब तक जो है ना एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। इमरान खान जब आए तो उन्होंने कहा था उससे पिछली वाली हुकूमतें थी, नवाज शरीफ जब आए तो उन्होंने कहा उससे पिछली वाली हुकूमतें, जैसे कनवली शाह साहब ने कहा था कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जारी, बिल्कुल जारी रहना चाहिए। बात यह है कि हम सबको अपनी गिरबानों में झांकना होगा, कौम को सीरियस लेना होगा। लोग नफसियाती मरीज़ हो चुके हैं, माशी तौर पे इतने तंगी हालात हैं कि लोगों ने एक वक्त का खाना खाना छोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल 100% है ये। इस हद तक उस तरफ कोई आए नहीं रहा। कौमी मुफाद जो है ना पसे पूछ डाल दिया गया है। हर शख्स इस वक्त नफसियाती मरीज़ बन चुका है। आप यहाँ पे देखें, आप बाहर सर्वे करवा लें, अपने ऑफिस में बैठे हुए लोगों का सर्वे कर लें कि मैं जब तक यहाँ नहीं आया था आपने एंट्री नहीं मारी थी, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात, हम लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। हर शख्स अपने अंदर एक रोड पे आप सर्वे करके देख लें, आप अपनी मतलब बातों में घूम, पता नहीं किन ख्यालों में चले जा रहा है, किसी एक इंसान के चेहरे कौन लाएगा ये मुस्कुराहट वापसी। इलेक्शन का ताल्लुक है, जैसे कहना इलेक्शन क्या कहते हैं इसके ज़िम्मेदार नवाज शरीफ हैं, किसी को भी इल्ज़ाम देना मेरे हिसाब से अब बेकार हो चुका है ना। वही ये लोग करते हैं, लीडर्स करते हैं, वही हम कर रहे हैं कि इसकी वजह से बात यह है कि हमें बैठना पड़ेगा, इसको सुलझाना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है कोई रिजल्ट निकल आए। अभी आप देख लें सब गुस्से में घूम रहे हैं, अनाव की जंग हो गई है, अनाव की जंग है, ज़िद की जंग है, कोई सरेंडर करने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये अनाव की जंग कब से शुरू हुई, इस पर भी हम बात करेंगे, पर ब्रेक के बाद। अभी जो आप जवाब दे रहे हैं वो ज़रूर दें, पर वो ये मैं ये कह रहा हूँ कि अनाव की जंग है, ज़िद की जंग है, किसी को तो सरेंडर। देखें, पीछे हटने का मतलब ये नहीं होता कि आपने हार मान ली। पीछे मतलब 2 कदम पीछे हट के आप जंप भी मार सकते हैं। कोई पीछे तो हटे, कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। हर कोई अपने मतलब चीफ जस्टिस साहब जो है ना, अगर वो किसी को और क्वेश्चन पे बुला के इज्जत देते हैं तो दूसरों को बुरा लग जाता है, वो किसी को कुछ कहते हैं तो दूसरों को बुरा लग जाता है। ऐसा तो नहीं होने वाला कुछ भी। हर चीज़ को आप जो है ना कौमी इशू बना दें और यही लोगों के बयानियाँ बन जाएँ। आप बनाते रहे जितने भी बयानियाँ बना रहे हैं, मगर एक तारीख भी बयानियाँ बना रही है कि पाकिस्तान तबाही की तरफ तो सब बयानियाँ बना रहे थे अपने। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपके सामने सारी चीज़ें। ठीक है नाजरीन, अभी जो है आप हमारा देख रहे हैं शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। अभी हम लेंगे एक ब्रेक से वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। और K21 कराची की आवाज़ एक जो आप देखते हैं हमारा चैनल है और ये हमारा शो है कराची की आवाज़। तो अक्सर मैं जब सुबह लाइव आती हूँ तो अक्सर मेरे जहन में कराची की आवाज़ इतना बस चुका है ना, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है वो शो। तो अक्सर मैं जब वीकेंड शाइन के बदले में कराची की आवाज़ कह देती हूँ। और बेहतरीन चीज़ ये है कि ये मेरे चैनल का ही शो है, दोनों मेरे चैनल के शो हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज भी मेरे जहन बस कराची की आवाज़ की तरफ था और ऑन एयर आते ही कराची की आवाज़ कहा। इंसान से खैर ये तो कोई गलती नहीं है, मैं ऐसे गलती नहीं कहूँगी, क्योंकि दोनों शो मेरे हैं और एक ही इदारे के हैं और दिल के भी बहुत करीब है, मेरे भी, हमारे चैनल के हर एक फ़र्द के दिल के करीब है ये शो कराची की आवाज़। तो कहने का मकसद ये है कि अमूमन हम कुछ बातें, कुछ अल्फाज जाने अनजाने या अपने किसी पावर में, किसी टाइम हम इतनी पावर में होते हैं कि हम समझते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम ऐसे अल्फाज या ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे किसी की, सामने वाले की दिल आज़ारी भी हो सकती है, जिसकी वजह से किसी सामने वाले का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ज़ुबान का जो है, एक तो सबसे पहले ये है कि अल्फाज सोच समझ के बोलें, कम बोलें, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला इंसान यकीनन कभी ना कभी कोई बेवकूफ़ी की बात ज़रूर करता है। लंबी ज़ुबान जो है वो सुलझती नहीं, उलझती है। तो लंबी ज़ुबान को उलझने से बचाने के लिए आपने ज़रा कम बोलना है, तो ये बेहतर होता है।
और लोगों के लिए, आपके लिए तो बुरा होगा, पर जो आप सामने वालों के लिए नुकसान करते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। बताएं इस पे आप क्या कहना चाहिए? मैंने फौरन ही बात इधर से इधर ले मैं तो सोचा कि हमें तो नहीं कह रहे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सामने आप लोग, सामने वाले को सामने तो हम ही बैठे नहीं। हैं और नुकसान ज़्यादा होगा तब नहीं का। नहीं, हमारे सामने भी कोई है, मैंने उनको कहा है। नहीं, वैसे अमूमन देखिए, आपका भी एक तजर्बा है, आप भी लोगों से मिलते हैं, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिसकी वजह से वो अपना तो नुकसान कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, पर वो किसी सामने वाले का नुकसान बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ये है बिल्कुल, ये चीज़ है आपने ना। वजह फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हाँ। जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा गलतियाँ करता है। गलतियाँ करता है। सही। और दूसरी बात ये है कि अल्फाज का असर सामने वाले पे तो जो होगा सबसे पहले आपकी बॉडी पे असर होता है। कहते हैं कि जब भी आपने अगर इसकी आप रिसर्च में वर्ड्स पावर की रिसर्च में इसकी इतनी रिसर्च होती है कि आपको नहीं पता होता जो वर्ड्स आप यूज़ कर, आपने अक्सर सुना होगा मूवीज़ में, उसमें कहता है आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन। किस लिए बोला जाता है? हाँ, कि वो जब आपका माइंड उस पर हर वक्त उसकी प्रिपरेशन में रहेगा, भले आप सो रहे हो मगर आपका माइंड उस चीज़ पे वर्कआउट करता रहता है और फिर वो वर्ड्स पावर कहलाते हैं। फिर एक वक्त आता है कि आप जो है ना उस चीज़ पे एक्शन लेने लगते हैं। वैसी चीज़ कहते हैं ना, एवरीथिंग सराउंड्स योर बिलीव, कि हर चीज़ जो है ना आपके यकीन के गिर्द घूमती है। कहते हैं योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन। वो आपके वर्ड्स जो है ना वो जब एक्शन बनने लगते हैं फिर वो है ना उसके बाद ये सारी चीज़ आती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आप बहुत सोच समझ के बोलें और कम बोलें। ये मैंने बड़े बड़े लोगों को इशारा दे दिया, आपको पता है। मैंने बड़े बड़े लोगों को इशारा दे दिया कि ये जो लंबी जुबान होती है ये जो है ना कभी कभी बड़ी खतरनाक हो जाती है, अल्फाज वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उस अल्फाज को बेहतर तरीके से दोबारा बयान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सारे प्रोग्राम की आप देखें, हाँ, तो उसमें सारा यही है कि लोगों ने इतना नुकसान जो है ना एक दूसरे को है ना जानी माली नहीं बचा जितना जबान से पहुंचा दिया। एग्जैक्टली, और यही सब बात है। उसी चीज़ को फेस भी कर रहे सही हैं बात, कि अपने बिल्कुल। मुंह के बोले हुए अल्फाज जो है ना सबके मुंह को आ गए वापसी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो वही चीज़ फेस भी हो रही है। तो बिल्कुल सही कहा और मौके की मुनासबत से 100% सही कहा आपने। बिल्कुल। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अब ये तो बात होगी, हम फिर कराची की जानिब भी आएंगे, कराची के हालात पे भी बात करेंगे, कराची अभी क्या नज़र आ रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ी सी एक मिनट की बात अगर मैं आपसे करना चाहूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से और ज़िंदगी के जितने साल गुजारे हैं और जितने लोगों में गुजारे हैं, दुनिया देखी, पाकिस्तान में रहे या पाकिस्तान के शहरों में गए, जो भी है, आपने क्या देखा कि अगर इंसान कुछ पॉजिटिव सोचता है या पॉजिटिव रहता है उसका ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, और अगर उसकी सोच ही नेगेटिव है या वो दूसरों के लिए हमेशा कोशिश करता है कि नेगेटिव चीज़ें करता रहे या करती रहे या किसी के लिए मुश्किलें पैदा करे तो शायद मेरे लिए आसानी हो जाए, अगर मैं ये चीज़ कर दूं तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी पर मेरा काम अच्छा हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, आपने ज़िंदगी के तजर्बे से क्या सीखा कि ऐसा करने वाला इंसान क्या जिस टारगेट को अचीव करना चाहता है क्या उस तक पहुंच सकता है? अल्लाह का तो मामला उस बंदे के साथ तो मैं समझती हूँ ख़राब ही हो जाता है, जो अल्लाह की जो दुनिया में भेजे हुए इंसान है उनको तकलीफ़ देने वाला बंदा तो वैसे ही अल्लाह की नज़र में क्या होता है वो सब जानते हैं। पर एक नॉर्मली मेरे कहने का मकसद है कि हम जब किसी नेगेटिव चीज़ में जाते हैं तो हम कितने नेगेटिव हो जाते हैं और उसके असरात हम पे क्या आते हैं? देखिए, ये जो ये नेगेटिव लोग होते हैं ना, जी, तो वो समझे कि ये धुंधला चश्मा है, जैसे कोई कुछ भी नज़र नहीं आता। बाकी जो आपने कहा कि मुस्बत या पॉजिटिव, तो ये होता है विजन। जो मुस्बत होता है तो विजन रखता है वो, जो नेगेटिव होता है वो विजन नहीं रखता। जो विजन रखता है तो जाहिर है उसके टारगेट होते हैं और वो मुस्बत अंदाज में अचीव कर लेता है। और मनफी जो होता है वो कभी भी जो है साजिश फिर भी खुद के ही गले पड़ जाती है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा है। आपसे भी पूछना चाहूँगी, आज मैं चाह रही हूँ असल में आज मैंने कोई शॉर्ट सिल्क का ड्रेस पहन लिया माजरत के साथ, 3 बार मैं सोफे से फिसली और 3 बार उठ के बैठी हूँ। और एक चीज़ बहुत अच्छी है मेरे शो पे जो मुझे देखते हैं, एक चीज़ अच्छी है कि मैं यहाँ ऐसे रहती हूँ कि जैसे आप मेरे अपने हो, मेरी फैमिली हो। कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो फ़ौरन से कह देती थी ये हो गया चलो मैं ठीक हो जाती, क्योंकि मेरे लिए आप जो सुबह उठ के सैटरडे संडे मुझे देखते हो ना,
आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा करीबी हो, मतलब आप मेरी वो फैमिली हो जैसे मैं घर में अपनी फैमिली से कोई बात बिला झिझक कर देती हूँ, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे मेरी कोशिश होती है कि किसी टाइम अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ तो किसी भी उससे मैं आपको आसानी से बता सकती हूँ। इसलिए 2-3 बार मैं नीचे गई क्योंकि शॉर्ट सिल्क कपड़ा ही ऐसा होता है, मैंने कहा फ्रेम मेरा ख़राब आ रहा है तो मैं बता दूं कि गलती मुझसे ये हो गई है तो इसलिए मेरा फ्रेम ख़राब आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे जो अभी मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव इंग्लिश की एक कोड है, अ पेसिमिस्ट सीज द डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी, एन ऑप्टिमिस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। और जहाँ तक आपने बताया कि जो नेगेटिव पर्सन होता है, देखिए नेगेटिविटी क्या चीज़ होती है और आप किस तरह लोगों, इस जो नेगेटिव पर्सन होता है ना, मेरे हिसाब से ना उसका अल्लाह पे बिलीव नहीं होता। वो सारी चीज़ें अपने हाथ में रखना चाहता है, देखना चाहता है और समझता है कि मैं जो चाहूँ, जबकि अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे कहता है वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा। फिर अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर शे पे कुछ। फिर हम कहते हैं जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दें। फिर अल्लाह ताला कहता है औलाद भी हमारा हक़ में, हाथ में, जिसको हम चाहे लड़की दें, जिसको चाहे हम लड़का दें। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी इबादत करते हैं तुझे। तो जो जिसका इन चीज़ पर बिलीव होगा तो वो, मैं नहीं समझता वो नेगेटिव हो सकता है। जिसका सब हर चीज़ पर अल्लाह ताला भी बिलीव हो, प्लीज़। प्लस ये कि देखिए वो तो खुशामद पसंद इंसान। खुशामद क्या, खुशामद जो है ना बेसिकली हम जो कहते हैं, हम किसी से बाज़ दफ़ा आप हम सब लोग ना इस बिहाफ पे ताल्लुकात बना रहे होते हैं, ये कल को ये शख्स हमारे काम आएगा। इसी पे इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया चल रही होती है, कहते हैं जान पहचान होने का, यू शुड डेवलप कॉन्टैक्ट्स। आपको कॉन्टैक्ट्स डेवलप करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कॉन्टैक्ट्स डेवलप करना चाहिए, मगर उन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। डिपेंड आपको अल्लाह की ज़ात पर ही करना चाहिए। सही है ना? आप सही है ना? खुशामद जब आप रख करते हैं, आप किसी इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, आप इसलिए सिर्फ लोगों का नंबर रखते हैं, कल वक्त आने पर ये काम आएगा। ये सब चीज़ें आपका अल्लाह पे से बिलीव कम करती हैं। अगर आपको अल्लाह पे जब बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर यू नेवर थिंक अबाउट दैट कि आप नहीं, पर अल्लाह पे तो बिलीव ज़रूर, एक यकीन ज़रूर है, पर उसके साथ साथ अगर जो आपने बात की, आपने एक एग्जांपल दिया है कि आप किसी का कांटेक्ट रखते हैं, किसी का नंबर रखते हैं कि कल ये काम आएगा, तो ज़िंदगी तो गुजारने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और बहुत सारे मामला ठीक करने के लिए, और खुशामद कोई और चीज़ होती है। जान पहचान, खुशामद कोई और चीज़ होती है, वो चीज़ समझ आने वाली है। एक बात और बोली कि जान पहचान सोने की काम, ये इट इज़ वेरी नेसेसरी। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, बात ये है कि बात नेगेटिविटी से शुरू हुई थी। सही है ना? अब वो सारी बातें जो इन चीज़ों में बिलीव रखता है ना, उसी में सारी चीज़ें ना मर्ज की हैं। जो इन चीज़ों में बिलीव रखेगा तो फिर वो नेगेटिविटी की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। जिसका अल्लाह पे बिलीव होगा, जिस पर अल्लाह बिलीव नहीं होगा, सारी चीज़ें से, क्योंकि इतने चालाकी जो है ना, इसका कोई वजूद नहीं है, ये दिमाग का खलल होता है। इसका जो अकॉर्डिंग टू साइंस जो है ना, इसका कोई वजूद ही नहीं है चालाकी का, कि चालाकी जो है ना एग्जिस्ट करती है, तो दिमाग का खलल होता है। बिला वजह आदमी अपने आप को चालाक समझ के घूम रहा होता है, जबकि इंटेलिजेंस को हम कुछ नहीं समझते और इंटेलिजेंस होती है ना आपकी, तो अपनी कितने इंटेलिजेंट है वो एक अलग चीज़ है। आप वो चीज़ तरफ तो कहना है अपना नुकसान करते हैं, किसी और का नहीं कर सकते। बिल्कुल, मकसद ये है क्योंकि हमारे साथ आज हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं और हमारे साथ तज्ज़ियाकार भी हैं, मैं खुद भी हूँ, तो मैंने सोचा कि आज अलग अलग जो है ना शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है वो अपनी ज़ुबानी इस पे ज़रूर बात करें। अमूमन मैं इस चीज़ पे ज़रूर बात करती हूँ। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप अक्सर बात करती हैं कि औरत अगर बाहर जॉब करने जा रही है, लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं, अपनी बच्चियों को घर से इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि बाहर जब उसके साथ कुछ इस तरह के मामला हो तो वो परेशान ना हो, वो फेस कर सके। ये बातें मैं इसलिए करती हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो बच्चियाँ मुझे, जो लड़कियाँ जो मेरी एज की भी मुझे देख रही हैं, और अगर वो बाहर जा रही हैं, किसी इदारे में काम कर रही हैं, वो घर से बाहर जा रही हैं किसी मजबूरी की वजह से, या वो इतनी एजुकेशन उन्होंने ली है कि वो चाहती हैं कि अब घर बैठ के अपना टाइम ख़राब ना किया जाए, बाहर जाके ज़रूर पैसा कमाया जाए, बिल्कुल करना चाहिए। उस टाइम पे आपको अगर कोई मामला ऐसे हो चुके हैं कि आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ आपको परेशान किया जा रहा है, आपको बाहर परेशान किया जा रहा है, तो इतना स्ट्रांग तो लड़की को होना चाहिए कि हर किस्म की सिचुएशन को फेस कर सके। ये मेरा अपना कहना है। दूसरी चीज़ मैं आज ज़रूर कहना चाहूँगी और फिर मैं कराची के हालात पे आऊँगी, हमारे पास अभी टाइम है। दूसरी चीज़ ये कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ज़रूर सीखी है और उस चीज़ को सीखने के बाद मेरी कोशिश होती है कि कभी मैं कुछ आसपास मामलात ख़राब होते हैं, मैं ज़रूर नेगेटिव होती हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, मेरा दिल करता है मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, और मैं कर भी सकती हूँ तो मैं कर जाऊँ। फिर एकदम से मेरे दिल में ख्याल आता है नहीं, मुझे इस दौड़ में नहीं लगना जिस दौड़ में मैंने किसी को नुकसान देना है। मेरा टारगेट कुछ और है, मुझे उसको अचीव करना है, उसके लिए मुझे इस दौड़ में लगना है जहाँ मुझे मेहनत करनी है और बहुत करनी है। तो बेहतर है
कि इस दौड़ में लगें, इस दौड़ में ना लगें। इसमें कुछ भी नहीं है, आप किसी का नुकसान नहीं करते। जब आप किसी के लिए कुछ गलत सोचते हैं, आप यकीन करें आप एक एक स्टेप नीचे आना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह की मदद आपसे दूर हो जाती है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं, जब सब आपसे लड़ रहे हो, सब आपसे जंग कर रहे हो, सब आपको गिराने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम आप अल्लाह का एक क्या कहते हैं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो यकीन करें ये सारे लोग कुछ कर ही नहीं सकते। आपका रब आपको जो इज़्ज़त देगा, जो मुकाम देगा, वो दुनिया देखेगी। अब मैं आपकी तरफ आती हूँ जी। आज मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये बताइएगा कराची को आपने किस तरह से देखा है? अब अभी मेरे हाल से काफ़ी अरसे बाद आप पाकिस्तान आए, कितने अरसे बाद आए हैं? नहीं, मैं तो यहीं पे हूँ। हाँ, अच्छा। कराची में ही हूँ। अच्छा। कराची बड़ा ज़बरदस्त शहर है, क्लासिकल सिटी, और इसको लिटिल लंदन कहा जाता था, जहाँ ट्राम भी चलती थी और जहाँ बागात होते थे, साफ़ सुथरे रोड होते थे, रास्ते होते थे, और शहर की अच्छी तरह सफाई की जाती थी जी। और जो पढ़े लिखे लोग थे, ज़्यादातर जो पारसी थे, उनकी रेस्टोरेंट थे और फिर उनकी बेकरीज थी और बड़ा खूबसूरत मंजर होता था शहर का। तो फिर नज़र लग गई। तो ये भी असल में सियासी आतिशफशा की जद में आ गया। मैं ये कहूँ, नज़र लगने पे आपकी हंसी निकली है, ये मैं पूछूंगी आपने नज़र लगने पे क्यों हंसे? ये पर अभी मैं पहले इनकी बात सुनूंगी, फिर मैं आपकी एक तो ये सियासी आतिशफशा की नज़र हो गया और लावा खा गया शहर को, आतिशफशा का लावा खा गया। दूसरा ये कि माफियाओं का भी गलबा हो गया और तरह तरह की माफियाएँ आ गई इस शहर में, और फिर उन्होंने अपनी अजादारी की जंग लड़ी। उससे फिर जो है वो शहर में जो है वो माहौल ख़राब हो गया और पूरा समाज जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार हो गया। पढ़े लिखे लोग जो थे, जो विजन रखते थे, वो साइडलाइन हो गए। शहर के हवाले से जो लोग बिजनेस कम्युनिटी को अब अगर देखा जाए, वो भी मायूस हो चुकी थी। काफ़ी लोग जो है वो निकल भी गए थे शहर से, कारोबार बंद कर दिया था। मगर अब बेहतरी की तरफ माहौल आ रहा है, बेहतर माहौल हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि जो कारोबार था वो अभी पहले से बढ़ गया है। वो काफ़ी कारोबारी शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान लौट आई हैं और बिज़नेस भी शुरू कर दिया है। मगर ये जो हालात फिर पैदा हुए हैं, ये भी अपने जगह पे तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो जन्म देते हैं। हमें फिर भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात तो महसूस होते हैं, जिस तरह के ये हालात हैं कि कहीं ये दोबारा भी जो है या जो लावा जो है वो इस शहर को अपनी लपेट में न ला सके। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपको नज़र लगने पे क्यों ऐसा हुआ? कहीं आपको अपनी फैमिली में बचपन में तो नहीं कहा जाता कि नज़र बहुत लगती है इस बच्चे को? नहीं ऐसा नहीं है। बात ये है कि जैसे माशाल्लाह से आज आप तैयार हैं, 3-4 बार जो है अपना सूट का भी जिक्र कर चुके हैं, शॉप कलर का। मुझे नहीं लगता एक हफ्ते तो मेरे दिमाग से बात निकलेगी ना। आपने ऐसी फीड करी है। अच्छी बात है, पता है, अच्छी बात है। कोई आपकी तारीफ करे ना करे, आप अपनी तारीफ अच्छा, कोई नेगेटिव बंदा रहने से अच्छा है कि आप हाँ, कोई इशू नहीं है। वो खुश रहें, खुद अपने आप को खुद ही देखते रहें, बस खुश रहें। नज़र लगने से बाजू कहते हैं कि मुझे वो एक लतीफ़ा सा याद आई। वो कहते हैं कोई भी लड़की या कोई होता है वो तैयार व्यार होकर किसी शादी में जाती है, 2-4 प्लेटें बिरयानी खा लेती है, कौरमे खा लेती है, फिर साथ में जर्दा भी खा लेती है, फिर 2 बोतलें कोल्ड ड्रिंक भी, फिर घर पे आके बीमार पड़ जाती है। तो वालदा कहती है मेरी बेटी को नज़र लगी। हालांकि नज़र तो प्यार की लगती है। आजकल के दौर में कौन आपको इतनी खुशी से और इतने उससे दिखता है कि कितनी अच्छी लग रही है? मुनाफिकत है। अब आपको कोई अच्छे पॉजिटिव वे में ना देखता है ना कुछ, तो नज़र मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कभी ज़िंदगी में नज़र नहीं लगी। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अलमिया ये हो गया है कि जो आपके साथ करीबी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मुनाफिकत कर रहे होते हैं। हैरानकुन बात ही होती है, जिनको आप सारी दुनिया छोड़ के इनके पास आते हैं वो आपके साथ मुनाफिकत कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। और आप घर पे देखें, आप मेरे हिसाब से जैसे आप बता रही हैं अपनी रूटीन बता रही हैं, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, मेरे ख्याल में घर में सिर्फ सोना ही जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, सही है ना? बाकी आप सारी पूरा टाइम जो है ना उन लोगों को दे देते हैं जो आपके साथ मुनाफिकत कर रहे होते हैं। ऐसे तो बड़ी हैरानकुन बात है। मतलब ना सारी दुनिया छोड़कर मुनाफिकत करने के लिए आपका पड़ोसी मिलता है, आपके साथ बैठा हुआ शख्स ही मिलता है। सही है। तो ये अजीब सा यहाँ पे माहौल हो गया है। और ये माहौल खाली यहाँ तक महदूद नहीं है, हर जगह ये हर इदारा हर शोबा बटा हुआ है, फटा हुआ है। एजुकेशन से वाबस्ता लोग जो है ना, हैरानकुन बात आप यकीन करें कि टीचर्स जो है ना, टीचर्स
तक का अलमिया ये है कि वो पॉलिटिक्स में पाए जाते हैं। आजकल का दानिश्वर आपके सामने है, कैसी कैसी जो है ना वो लिफाफी साफी और पता नहीं क्या क्या जो है ना मुल्ला साथ मार्केट में आ चुकी हैं जो हम सोच ही नहीं सकते थे। तो कहने का मकसद ये कि मुनाफकत तो फैल चुकी है ना, और सब ये देखें मुफाद के तहत होती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बोले कि इंसान दीन वहाँ तक अपनाता है जहाँ तक उसका मुफाद होता है। सही। अब यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, कोई सच बोलने को तैयार नहीं है, दानिश्वर झूठे हुए हैं, टीचर्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, स्कूल जो है ना पूरे माफियाज बने हुए हैं। मतलब किसी भी तरीके आप कोई एक सुबह आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएँ। ये नवाब साहब ने बात की, अजीम नवाब साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो स्कूल जो है वो भी सियासत की लपेट में आ गए। उसमें वो ये यूनियन सियासत जो है ना उन्होंने इदारों को बड़ा तबाह किया। ये स्कूलों की तबाही में भी यूनियन सियासत का हाथ से सबसे बड़ी हैरान कुन बात बताऊँ आपको, कितनी फीसेस ले रहे हैं बड़े बड़े स्कूल, कितने नाम है प्राइवेट स्कूल के, कितना वो है। इन 35 साल में इन्होंने एक आदमी बड़ा पैदा किया, मुझे बता दें एक इंसान कोई नामवर पैदा नहीं कर सके 35 साल में। जितने भी लोग निकले गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, गुरबा गरीब इलाकों से जहाँ पर पोटेंशियल होती है, उनको आगे पढ़ने का शौक होता है। आप देख लें यहाँ पे कोई भी नहीं है ऐसा 35 साल में कोई एक प्राइवेट इदारा जो है ना बड़ा इंसान पैदा नहीं कर सका जो नामवर हो। तो फ़ायदा क्या है इस रश लगाने का? आपको कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है किसी का भी। फिर सबसे बड़ी बात आपके घरों में बाहर ये 5th जनरेशन वार चल रही है आपकी जो है, इसको 5th जनरेशन खौफ फैला हुआ जगह 5th जनरेशन वार है। आप बैठी हुई है ना यहाँ पे, आपका इदारा है, सही है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी रिकॉर्डेड है, कुछ भी है, कोई ऐसा मवाद है, उसको पहले जो है ना डायरेक्टर चेक करेगा, यहाँ पर एडिटोरियल बोर्ड होगा, उसके बाद उसको फिल्टर करने के बाद जो है ना उसको नशर किया जाएगा। ऐसा ही होता है ना। मगर जो 5th जनरेशन वार है ना, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपको है ना छुपे हुए दुश्मन से आपका सामना होता है जो आपके सामने नहीं होता है। आपको ऑडियोज़ वीडियोज़ के जरिए आपकी जहन साजी की जाती है। आपको अब देखें जितना भी यहाँ पे सब फैले ना, तो आप देखिएगा ऑडियोज़ वीडियोज़ और सब कुछ आपके पास भी आता है। आपको जहन बनने 10 मिनट लगेंगे 20 मिनट, हर तरफ से आवाज़ें आने लग जाए। कहते हैं कि जर्मन वो कहते हैं कि जर्मन जहाँ प्रोपेगेंडा जो फंसा था हिटलर के ज़माने में होता था, जो कहते हैं कि कुत्ते को इतना बदनाम करो उसके बाद जो उसे पागल कह के मार दो। ये वहाँ की पॉलिसी होती थी। अब यहाँ पे देखेंगे 5th जनरेशन वाले ये है ही है। इसमें क्या होता है आपको ना जहन साजी की जाती है। पहले एक चीज़ आपके दिमागों में फीड का, डॉक्टर अली शरीयती हैं जो ईरानी मुफक्किर हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका। वो कहते थे बोगस वोट जो होता है ना ये आपके ना डब्बों में नहीं डाला जाता, आपके दिमागों में भी डाला जाता है। तो पहले आपके दिमागों में डलती हैं चीज़ें। अब ये देख रहे हैं ना 9 मई के जो सानियात हुए एकदम से नहीं हुआ, अचानक से नहीं हुआ। गुस्सा है लोगों में, पके हुए हैं, हर हवाले से जत्थे बने हुए हैं। ये हुजूम है, ये कोई कौम नहीं है पाकिस्तानी, ये हुजूम, एक रश लगा हुआ है मार्केट में और आप उस हुजूम में शामिल होते हैं, आप भी हुजूम का हिस्सा हो जाते हैं। आप जब तक दूर बैठे में आपको हुजूम लग रहा है, जब आप वहाँ ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपको सोच। तो यहाँ पे यही चल रहा है कि बस अब हुजूम ही हुजूम। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे कोई दानिश्वर कोई एक आगे बढ़ के कोई सही बात कहने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई समझाने को तैयार नहीं है। हर कोई मफाद की बात करने में लगा हो। भाई कोई तो आगे हो, आपकी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। ये 9 मई का जो साने हुआ ना, इसमें एक वीडियो ने मुझे आप यकीन करें चैनल पे दिखाया था तो मैं हिल गया था। उस पर एक 14 साल का बच्चा वो घर से जो है ना निकाला है, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। भाई वो घर से भाग गया, इमरान खान को गिरफ्तार। बच्चा उसकी क्या कल फेम होगी 14 साल। उसकी माँ पीछे पीछे ढूंढती हुई आ रही है कि मेरा बेटा मून कहाँ है, मून कहाँ है। फिर वहाँ का एक एंकर है कि वो यहाँ पे देख रहा है कि लोग चीज़ें तोड़ रहे हैं, वो उनको समझा रहा है मत तोड़े वो। अब ऐसी सिचुएशन वहाँ पे कितने वालिदैन ने फेस की होगी? एक ने तो नहीं की होगी ना। वहाँ पे कितने वालिदैन ने वो सिचुएशन फेस की होगी, किस कब से गुजरे होंगे वो लोग। जिस बच्चे के हाथ में किताब कॉपी होना चाहिए, बस्ता होना चाहिए, जिसकी उंगलियाँ ना कीबोर्ड पे होने चाहिए, वो हाथ में बोतल लिए हुए डंडा लिए हुए घूम रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? आप खाली एक शख्स को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप इमरान खान को बोल दें या नवाज शरीफ को बोल दें, इसमें सब जिम्मेदार हैं। वी ऑल आर ब्लेम फॉर दिस। हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हम किसी भी सतह पर जो है ना हम 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मूड बनाते हैं कि कोई भी चीज़ हम पे हावी होती है 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, उसके बाद हम अपनी रूटीन पे चल पड़ते हैं। जो हमारा मिजाज होता है, हम मुस्तकिल बुनियादों पे कोई भी काम नहीं करते हैं। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएँ, वहाँ पे देखें गेट पे लिखा हुआ है रीडर्स बिकम लीडर्स, कि जो रीडर होते हैं वो लीडर बनते हैं। उस तरफ कोई आ ही नहीं रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों तशरीफ़ लेकर आए। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कहीं ना जाइएगा, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। रिपीट